नमस्कार साथियों, सूर्य नदी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्पेशली एलएलबी 3 इयर्स 5 इयर्स और एलएलएम के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है स्पेशली एलएलबी 3 इयर्स, एलएलबी 5 इयर्स और जल्द ही एलएलएम के सब्जेक्ट में हम स्टार्ट करेंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एलएलबी 3 ईयर और एलएलबी 5 ईयर के लिए टॉट। टॉट का एक क्वेश्चन है जो आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। इसको 100% आना है, उसको 100% आपको करना है विथ केस लॉस। अब आपके पास रहता है कि टॉट को और अच्छे से पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास दो तरह की बुक हो सकती हैं। एक आर के बांगे की बुक ला सकते हैं, एक आप जैन पांडे जी की बुक ला सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है टॉट की बुक लाने के लिए। एक डायग्राम बेस मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह से आपको एग्जाम में इसका आंसर भी लिख कर आना है। पूरे डायग्राम बेस आपको उसको करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉट। ये जो टॉट वर्ड है कहाँ से बना था? टॉटम से शब्द से बना है। ये लैटिन शब्द है। ये टॉट आया कहाँ से? ये इंग्लैंड से आया है। जब हम कभी भी आईपीसी पढ़ते हैं और हम टॉट पढ़ते हैं तो हमें आईपीसी से टॉट सिमिलर लगता है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। क्या है आपको पता है? टॉट में जब कभी भी आपको डैमेजेस होता है तो सिविल रेमेडी मिलती है। यानी टॉट जो है आपको सिविल रेमेडी प्रोवाइड कराती है। एक तरह से देखा जाए तो लीगल राइट का जब भी आपके डैमेजेस होगा तो टॉट वहां पर आपको जो है आपको आपकी रेमेडी अवेलेबल कराएगी। और टॉट की रेमेडी कैसी होती है? अनलिक्विडेटेड होती है। जब वर्ड आता है अनलिक्विडेटेड, अनिर्धारित होती है, तो इसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है और वो कहता है हमारे यहाँ पे जो डैमेजेस है वो लिक्विडेटेड होता है, वो निर्धारित होते हैं। राइट, तो टॉर्ट से आगे बढ़ते तो टॉर्ट सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे अनकोडिफाइड लॉ है। कैसा लॉ है? अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ का क्या मतलब होता है बेटा? यानी जिसमें सेक्शंस नहीं होते, थ्योरी होती है। हमारे पास बहुत सारे अनकोडिफाइड लॉ है, जैसे कि आपके पास टॉर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, तो इंटरप्रिटेशन है, ये अनकोडिफाइड लॉ है। ये थ्योरी बेस्ड चलता है। जूरिस्प्रूडेंस है, ये हमें चीजें सिखाने का काम करता है। इक्विटी है, ये सब अनकोडिफाइड लॉ होते हैं आपके। उसमें टॉर्ट भी एक है। अनकोडिफाइड लॉ पैराग्राफ से चलते हैं, केस लॉ से चलते हैं, इनमें सेक्शंस नहीं होते। राइट, देन आता है डेफिनेशन। तो आपने सबसे पहले उसका मीनिंग समझा, टॉर्ट क्या है, ये आपको कैसे रेमेडी देती है। जब कभी भी आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ऑफेंस की भी टू नेचर होगी, एक टॉर्ट में आ जाता है, एक आईपीसी में चला जाता है। जब टॉर्ट में आता है तो सीपीसी के थ्रू इसको गवर्न किया जाता है, और जब कभी भी आईपीसी का आता है तो सीआरपीसी के थ्रू गवर्न होता है। यानी इसका जो हमारे पास रेमेडी है वो कहाँ जाएंगे? हम सीपीसी 1908 के तहत। ये हमें डैमेजेस रिलीफ कंपनसेशन देता है, नुकसान ही देता है, क्षतिपूर्ति दिलाता है। ये हमें अनुतोष प्रदान करते हैं। तीन वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं, डैमेजेस, रिलीफ एंड कंपनसेशन। राइट, देन जब भी आप लिखोगे तो डेफिनेशन बतानी है। सामन क्या कहता है, विनफील्ड क्या कहता है, फ्रेजर क्या कहता है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, तो फिर इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई? इसकी डेफिनेशन तो जो है अपने कोडिफाइड लॉ में दी गई। आपको पता है कहाँ पे दी गई? लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M में दी गई है। तो सामन जी कहते हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, तो ठीक वैसे विनविल कहता है कि टॉर्ट जो है आपकी लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो फ्रेजर कहता है कि टॉर्ट में प्राइवेट पर्सन के राइट इन रेम का वायलेशन होता है। किसका होता है? राइट इन रेम। तो लिख दीजिए, सामन के अकॉर्डिंग ये सिविल रॉन्ग है, विनफिल के अकॉर्डिंग ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। सामन सिविल रॉन्ग, विनफिल ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और फ्रेजर का लिख दीजिए ये प्राइवेट पर्सन के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करता है, यानी राइट इन पर्सोना का हनन करता है। राइट इन रेम, सॉरी, पर्सोना इज व्यक्तिगत, राइट इन रेम, इसमें लिख दीजिए राइट इन रेम। ठीक है, एक होता है हमारे पास राइट इन पर्सोना। ये राइट इन पर्सोना हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं SRA के सेक्शन नंबर 35 में। वहां लिखा है राइट इन पर्सोना यानी व्यक्तिगत रूप से, और यहाँ पे है राइट इन रेम। और जब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट 2M तो वहां लिखा हुआ है कि टॉर्ट केवल सिविल रॉन्ग नहीं है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो ओनली ब्रीच ऑफ ड्यूटी और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ये भी यही कहता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो ओनली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा इसका स्कोप है। तो ये हमारा सामन, विनफिल, फ्रेजर एंड लिमिटेशन एक्ट के अंदर दी गई है। तो जब आप लिखना शुरू करोगे तो पहले टॉर्ट का आप बताएंगे मीनिंग क्या है, फिर इनके डेफिनेशंस बताएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास एक सामन साहब है, एक विनफिल साहब है। सामन कहता है दैट इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो विनफिल साहब कहता है लॉ ऑफ टॉर्ट। ये बात करता है ये अप्रतियों की विधि है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ये सिर्फ अप्रत्यय की विधि है। ये कहता है कि जो डिफाइन है बस उन्हीं की बात करते हैं। ये कहते हैं भैया हमेशा कुछ ना कुछ नया आ सकते हैं, नए नए ऑफेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, कुछ भी जो भी हमारे लीगल राइट का हनन करेगा वो हमारे टॉर्ट्स हैं। और ये कहता है कि जिनको कहीं पर भी प्रिस्क्राइब किया गया है वो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट है। ठीक है,
देन आगे चलते हैं कि भैया लॉ ऑफ टॉर्ट की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो लिखिए मैं आपको कुछ विशेषताएं बताती हूँ, उसके आप लिखना शुरू कीजिए। लॉ ऑफ टॉर्ट की पहली विशेषता लिखिए, ये लीगल राइट के वॉयलेशन को रोकता है। दूसरा लिखिए, टॉर्ट के अंदर राइट इन रेम लोक लक्ष्य अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो पहला आप लिखेंगे लीगल राइट्स का डैमेज होता है, दूसरा लिखेंगे राइट इन रेम लोक लक्ष्य अधिकारों का हनन होता है जिसका रोकना इनका काम है, और तीसरा ये आपको डैमेजेस के रूप में, रेमेडी क्या है, डैमेजेस देते हैं। और कैसे डैमेजेस है, अनलिक्विडेट, ये आपको उपचार उपलब्ध कराते हैं, नुकसानी दिलाते हैं। और कैसे नुकसानी दिलाते हैं, और निर्धारित क्षतिपूर्ति दिलाते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्या है इसका, फिर आता है सेकंड में, तो इसका अंदर आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। फिर आपका आता है 3 ऑब्जेक्ट क्या क्या है इसके। तो आता है ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिखेंगे आप। पहला ऑब्जेक्ट है विक्टिम और उसके इंटरेस्टेड पर्सन को, विक्टिम और उनके इंटरेस्टेड पर्सन को कंपनसेशन दिलाना। दूसरा लिखिए रॉन्ग डूअर को फिर से रॉन्ग करने से रोकना, अर्थात अप्रत्ययकर्ता को दोबारा अपराध करने से रोकना। और थर्ड वन लिखेंगे इसके अंदर अनलिक्विडेड डैमेजेस, ये सब जगाएंगे, डैमेजेस दिलाएंगे। देन आता है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, तीसरा टॉपिक। तो पहला आता है इसकी विशेषता, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर आता है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। तो लिखिए नंबर 1 इसका एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक्ट और ओमिशन, रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल ओमिशन। जो मैं आपको रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन की बात करती हूँ बेटा, ये कि हम आईपीसी में भी पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 32, 33 में, वो कॉमन चलेगा, पर वहाँ क्रिमिनल इंटेंशन हो जाता है, मीन्स डी आ जाता है ना। सेकंड लिखिए ये आपके लीगल डैमेज को रोकने का काम करते हैं, यानी विधिक क्षति को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और तीसरा आता है इसके अंदर रेमेडी अवेलेबल है। अब देखो ये रेमेडी आपके ऑब्जेक्ट में भी आती है, ये रेमेडी आपके एसेंशियल एलिमेंट्स में आती है, तो कुछ चीज़ें बार बार आती रहेगी। तो इसको और डिटेल समझने के लिए, जैसे मैंने आपको सारे की पॉइंट दे दिए, तो और डिटेल समझने के लिए आप जयंत पांडे बांगे जी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर जब कभी भी आप करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि टॉर्ट और ऑफेंस में क्या अंतर है, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, टॉर्ट और ट्रस्ट में क्या अंतर है ना। तो टॉर्ट और ऑफेंस में क्या अंतर है, टॉर्ट सिर्फ आपको रेमेडी अवेलेबल कराता है जिसके अंदर आपको लिक्विडेड डैमेजेस दिलाता है, जबकि ऑफेंस जो है, जो आईपीसी के अकॉर्डिंग होते हैं, वहाँ पे पनिशमेंट भी मिलती है, वहाँ पे आपको पनिशमेंट भी मिलती है। तो मोटा मोटा अंतर ये कि कंपनसेशन दिलाता है तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब बात करते हैं कि आप जो ऑफेंस टॉर्ट के अंदर जो है सूट कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, तो लिखिए टॉर्ट के अंदर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, स्ट्रेंजर भी कर सकता है, जबकि आईपीसी के अंदर वही सूट इंस्टीट्यूट करता है जिसको डैमेज हुआ है, अदर देन सेक्शन नंबर 268। सेक्शन नंबर 268 जो पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है, तो वहाँ पे कोई भी केस कर सकता है, अन्यथा आईपीसी के अंदर हमेशा वही करेगा केस जो कि उसका विक्टिम है, ठीक है। ठीक वैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेन अंतर ये है कि ये टॉर्ट में अनलिक्विडेड डैमेजेस मिलता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पार्टियों के बीच होता है, वहाँ पर स्ट्रेंजर्स नहीं आ सकते हैं, टॉर्ट में स्ट्रेंजर्स भी आ सकते हैं, पार्टीज भी आ सकती हैं। ठीक वैसे हम चलते हैं ट्रस्ट के साथ, तो ट्रस्ट में भी यही बात आती है कि ट्रस्ट में जो ब्रीच होता है, ब्रीच होता है वो सिर्फ ट्रस्ट के लोगों के तक सीमित होता है, जबकि टॉर्ट में जो ब्रीच होता है वो पूरे वर्ल्ड के प्रति होता है। तो ट्रस्ट का एक सीमित दायरा जाता है, ट्रस्ट है उसी के दायरे के अंदर जो कुछ होगा रहेगा, जबकि टॉर्ट जो है पूरे वर्ल्ड को लेके कवर करता है। तो ये 3 डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको एक रीडिंग करनी है आपकी जयंत पांडे से या आपके बांग्या से। उसके बाद हम आगे चलते हैं, रेमेडी क्या क्या अवेलेबल है। 6 टाइप की रेमेडी। नंबर 1 लिखिए फिर से अनलिक्विडेड डैमेजेस, ये हर बार आएगा आपके पास, अनलिक्विडेड डैमेजेस। सेकेंड लिखिए आपको स्टे मिल सकता है, इंजेक्शन ला सकते हैं। तीसरी रेमेडी है आपके पास, आपकी प्रॉपर्टी का रिस्टोरेशन होता है, प्रॉपर्टी का रिस्टोरेशन, जो प्रॉपर्टी किसी ने आपसे छीनी वापस आपको दिला देंगे। चौथा लिखिएगा पोजीशन का रिस्टोरेशन, पोजीशन का रिस्टोरेशन, कोई आपको धक्के देके निकालता फिर से ले सकते हैं। 5वां लिखिए आपकी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी आपको जिसकी थी उसको दे देना। 5वां प्रॉपर्टी सेम ही है, प्रॉपर्टी का रिस्टोरेशन कर लीजिए या प्रॉपर्टी का प्रत्यावर्तन कर लीजिए, दोनों सेम ही है। और देन आ जाता है आपके पास न्यूसेंस को हटाए जाना। तो इसके अंदर 5 रेमेडी आपको 5 तरह की रेमेडी है, न्यूसेंस को हटाए जाना। हिंदी वाले लिखिए अनिर्धारित नुकसानी, अनिर्धारित नुकसानी। दूसरा लिखिए व्यादेश। तीसरा लिखिए संपत्ति की पुनः प्राप्ति। चौथा लिखिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। और 5वां लिखिए न्यूसेंस को हटाया जाना, न्यूसेंस को हटाया जाना। कुल मिला के जब कभी भी आपके साथ कोई तरह का रॉन्ग होता है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कोर्ट उस रॉन्ग से आपको प्रोटेक्ट करता है और उस रॉन्ग को खत्म करने के लिए ऑर्डर पास करता है। देन आता है आपके पास, जब हम टॉर्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहला उसका मीनिंग, देन डेफिनेशन, फिर हमारे सामन ने क्या क्या, विनफिल ने क्या क्या, फिर सामने लेकर आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिजन हॉल, कबूतर खाने का सिद्धांत।
अलग अलग पिजन होल्स के बने हुए होते हैं, हर एक के अंदर अपने अपने टॉट्स बने हुए होते हैं। जब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि प्रिजन होल थ्योरी क्या कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे पास बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसके अंदर उसके बताए हुए कौन सा एक्ट गलत है, कौन सा एक्ट गलत है, उसके लिए क्या क्या आपके पास रेमेडी होएगी, और जो जहाँ बैठता है उसके अंदर से उसको रेमेडी अवेलेबल करा दी जाती है। देन आगे चलते हैं हमारे पास, तो फिर आपके पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, आपको उसका ऑब्जेक्ट बताना है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं, और साथ ही साथ क्या क्या रेमेडी अवेलेबल करता है वो आपको पॉइंट्स लिखने हैं। उसके साथ ही साथ डिफरेंसेस पूछे तो टॉट और ऑफेंस में डिफरेंस, टॉट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, और टॉट और ट्रस्ट में क्या क्या डिफरेंस है। जब यहाँ से आप आगे बढ़ते 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 3 चीजें आएगी, इंजीनियर साइन डेमिनन, डेमिनन साइन इंजीनियर, उबी जस्ट इमी रेमेडियम। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो पहला हमारे पास आता है इंजीनियर साइन डेमिनन। इसको हम ऐसे याद करते हैं कि मुझे इंजरी तो हुई तो मुझे नुकसान क्या हुआ, तो इसको लिखो आप बिना हानि के क्षति। क्या लिखेंगे? बिना हानि के क्षति, यानी मुझे इंजरी तो हुई है लेकिन मुझे ब्लड नहीं निकला है, क्योंकि टॉट कहता ब्लड निकलना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्षति हो जाए, लॉस कुछ नहीं हुआ आपका। एग्जाम्पल के लिए आपको राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, और कोई आपको वोट देने के लिए परमिशन नहीं देता, आपको रोक देता है, और आप जिसको वोट देने जा रहे थे वो जीत जाता है, वो जीत जाता है, फिर भी आपके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है, इसको बोलते हैं इंजरी साइन डेमिनल। तो याद रखना, जब इंजरी आगे आती है तो आपको हानि होती है, ठीक है, आपको क्षति होती है। इंजरी आगे आती है तो आपको क्षति होती है, हानि नहीं। तो उसको ऐसे याद रखना है, इंजरी आगे आई इट्स मीन लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ। कैसे? नहीं तो ऐसे गड़बड़ जाएगी, इंजरी साइन डेमिनेंट, डेमिनेंट साइन इंजरी, एग्जाम आके भूल जाते हो। तो इतना सा याद कर लो कि जहाँ इंजरी आगे है वहाँ लीगल राइट का डैमेज हुआ, खत्म। फिर दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा आपका। तो इंजरी साइन डेमिनेंट, मुझे इंजरी तो हुई है बट मुझे लॉस नहीं हुआ है, तो भी मुझे मिलेगा, क्योंकि लिखो क्योंकि लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है। पहला केस आपके पास है एसएबी वर्सेस वोट, दूसरा आपके पास है म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड आगरा वर्सेस अरशफी लाल, इसमें भी वोट देने के लिए रोका, और तीसरा भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसके अंदर भी यही था, वो पार्लियामेंट का मेंबर, उस एमएलए था, उसको अंदर क्या बोलते हैं मीटिंग में भाग, सेशन में बैठने का राइट नहीं दिया गया था, जहाँ उसके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है। ठीक है, 3 केसेस तो मिलने में लिखनी है, एसएबी वर्सेस वाइट है, दूसरा आपके पास आता म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अरशफी लाल, और तीसरा आता आपके पास भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो मिनिमम 3 केस लिख लो, बहुत है, जिससे ज़्यादा याद हो तो वेल एंड गुड, है ना। और 2 वोट देने के राइट है, तीसरा आता है उसको मीटिंग में बैठने के लिए मना कर दिया गया। फिर आता है डेमिनेंस एंड इंजुरी। अब इसके बाद इंजुरी पीछे आ गया, यानी इसका मतलब होता है क्षति के बिना हानि हुई। यहाँ पे क्या हुआ? क्षति के बिना हानि। हिंदी वाले यहाँ पे 2 वर्ड है हमारे पास, एक आता है क्षति और एक होता है हानि। यहाँ पे क्षति देखी जाती है, हानि नहीं, लॉस नहीं देखते, यहाँ पे इंजरी देखते हैं कि हुई क्या। और कैसी इंजरी बात करता है? ये लीगल इंजरी की बात करता है, ये लीगल राइट्स के डैमेज की बात करता है, ठीक है। यहाँ के अंदर आता है कि भाई इसमें किसी का लीगल राइट वॉयलेशन नहीं हुआ, नुकसान तो आपका हुआ। जैसे एग्जाम्पल, आपके स्कूल के सामने कोई दूसरा स्कूल खोल देता है तो आपके सारे स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं और नए स्टूडेंट भी वहाँ चले जाते हैं, तो आपको नुकसान तो हुआ, बट यहाँ पे कोई लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ। ये इसका फेमस केस है, इसको बोलते हैं ग्लुस्टेड ग्रामर स्कूल का वाद। इसमें यही हुआ था, एक आदमी दूसरे आदमी के स्कूल के सामने अपनी स्कूल खोल दी थी, इसके सारे स्टूडेंट वहाँ चले गए, नए स्टूडेंट भी वहीं आ गए थे, तो यहाँ पर उस स्कूल को नुकसान तो हुआ पर इसको लीगल इंजरी नहीं हुई या लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद एक केस है हमारे पास चेशमोर वर्सेस रिचर्डसन, जो बात करता है आपके पास ना, भूमि में आप कुआं खोदते हो और सामने वाला भी आगे वाला भी कुआं खोदता है, जल उधर से चला जाता है, उसने आपके जल को खींचा नहीं था, वाटर को लिया नहीं था, वो उसने खोला और यहाँ से चला गया। तो ये तो नेचर है, जहाँ से चीजें निकल के आ गई, जानबूझ के उसने आपको नुकसान किया कि उसने कोई नुकसान नहीं किया। तो इसमें लिख दो भूमि पर कुआं खोदना और जल वादी के खानों में से जाना कम हो जाना। इसका कीवर्ड लिख दो, भूमि में से कुआं खोदना और प्लेंटिव के फील्ड में पानी जाना कम हो जाना। और फिर तीसरा आता है उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। ये फिल्म जय संतोषिमा के प्रचार को रोकने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा हमने प्रचार नहीं किया तो हमारे लोग कम आएंगे, ये तो हमारा नुकसान हो गया। बोला नहीं, जहाँ पर रिलीजियस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो वहाँ पे बैन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 केस आपने इसमें लिख दिए, 3 आपने इसमें लिख दिए, और भी अगर आपको केस याद हो तो आप लिख सकते हैं। अब जब ये ओवरव्यू आपको मिल गया ना बेटा, तो अगर आपके पास बुक है, एक रीडिंग करोगे तो आपको उस पूरे चैप्टर का मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है उबी जस इबी रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, और जहाँ अधिकार नहीं होगा वहाँ उपचार भी नहीं होगा। हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, वो कहता है राइट्स है तो ड्यूटी है, ड्यूटी है तो राइट्स है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स है तो ड्यूटीज है, ड्यूटीज है तो राइट्स है। एक का राइट दूसरे का ड्यूटी, दूसरे का राइट एक का ड्यूटीज होता है। ठीक वैसे ही
ये कहता है कि जहाँ पर आपका राइट होगा वहीं हम रेमेडी देंगे, और जहाँ राइट नहीं होगा वह रेमेडी भी नहीं मिलेगी। इट्स मीन लीगल राइट का वॉयलेशन होगा तो ही कोर्ट आपको बेनिफिट देगा, यदि लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं होगा तो कोर्ट कोई तरह का बेनिफिट आपको नहीं देगा। ऐसे ही एक बात हमें पढ़ने को मिलती है जो कि एक्सेप्शन है, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 27, वो भी यही कहता है जब तक राइट है रेमेडी मिलेगी, राइट खत्म रेमेडी भी खत्म, और रेमेडी खत्म राइट खत्म। ये बात करता है 27 लिमिटेशन एक्ट भी करता है। इसके ऊपर भी एक ही फेमस केस आता है एससीबी वर्सेस वाइट। वो ये कहता है कि भैया यहाँ पे आपके पास लीगल राइट था तो रेमेडी मिलेगी, अगर लीगल राइट नहीं होता तो रेमेडी नहीं देते। ये पूरा का पूरा आपका एक क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का भी आता है। इवन छोटे छोटे क्वेश्चन में केवल अकेला ही आ सकता है, केवल अकेला ही आ सकता है, केवल अकेला ही आ सकता है ना। छोटे छोटे में ये भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि पूरा का पूरा टॉपिक जुडिशरी में भी काम आता है, बिहार जुडिशरी में काम आता है, यूपी जुडिशरी में काम आता है, राजस्थान के हाई जुडिशरी में काम आता है, ये बहुत सारे जुडिशरी के एग्जाम में भी काम आते हैं। तो बस इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ के आपके एक क्वेश्चन हम करवाएं ताकि आपका एलएलबी के अंदर एग्जाम में क्या आने वाला है डायग्राम बेस आपके पास मिल जाएगा, उसका कंसेप्ट मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपने बुक के साथ जब उसको रेफर करोगे तो जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को पता रहे कि अब एलएलबी करना भी ईजी है। एक रात की पढ़ाई करके भी एग्जाम दे सकते हैं, ये थोड़ा कंसेप्ट भी समझ लो। एक रात तो ठीक है, आपके पास समय नहीं है, पर कोशिश करें कि एक रात या 3 रात पढ़ ले, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही साथ बुक में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और सबको बताते रहिए। आज के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बार बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं आपको केस के नाम और अगर वगैरह चाहिए ना कि केस का पूरा नाम क्या है, केस का ईयर क्या है, तो बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैं बताना भूल गई थी। ये आपको आर.के. बांगिया में भी मिल जाएगा, ये आपको जे.एन. पांडे जी की बुक में भी मिल जाएगा, या जो भी आपकी गाइड्स अवेलेबल होती है लाइक बाबेल जी हैं, डुक्की हैं, उनमें भी मिल जाएगा। तो ये आपको क्लियर करेगा, ये जो सेशन है आपको कंसेप्ट क्लियर करने में काम आ जाएंगे। बाकी कुछ अगर आपको लगे कि इसमें मुझे और कुछ पढ़ना है, इस केस की इंटरेस्टिंग है, थोड़ा देखना है, तो बुक के थ्रू देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।